हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग साइंस की बात करेंगे। साइंस में आपको सभी स्टूडेंट को यह जानकारी होगा कि साइंस जो आपका है, साइंस में सर हम बढ़िया मार्क्स कैसे गेन करें, बढ़िया नंबर कैसे लाएं। सबसे पहली बात तो ये आती है सर, आज जितने स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे और जो बैठ के यहाँ देख रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप ये चीज़ें अगर आप समझ जाओगे ना, साइंस में अच्छे मार्क्स लाए कहाँ से, एकदम इजी वे में हो जाएगा। ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साइंस क्लास 10 में, क्लास 10 की जो साइंस है आपका सर, वो क्लास 10th की जो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लास 10th की साइंस में आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपको ये टोटल 70 ना ये मार्क्स का आएगा, आप सभी को पता है। टाइम भी आपको जो देगा वो रहेगा आपके 3 घंटे, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम देगा। तो सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए 3 घंटे 15 मिनट टाइम देगा, और ये जो मैक्सिमम मार्क रहेगा आपका 70 नंबर, और ये साइंस का सब्जेक्ट रहेगा क्लास 10। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है मित्रों कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 30 नंबर मिलता है। ये तो विद्यालय की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, साइंस क्लास 10 में आपको 3 ठो पढ़ने होंगे। एक तो आता है आपका सर फिजिक्स, फिजिक्स यानी जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं भैया। अगला वाला आता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात करते हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका आता है, वो होता है आपका बायो, यानी आपका जीव विज्ञान की बात यहाँ की जाती है। अब जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू की गई तब से इसमें से एक और बढ़ा दिया, वो आपका है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट की बात करेगा तो ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण, यानी ये पर्यावरण आपका ये हो गया। तो अब तो ये भी इसमें ऐड कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी ये फिजिक्स हैं, जब आपका ये बायो क्वेश्चन बनेगा ना, ये दोनों इसी के साथ बना लेंगे, दोनों इसी के साथ। यानी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स आपका, फिजिक्स में से आपको टोटल 25 नंबर मिलने वाले। आपको बायो और इन्वायरमेंट मिला के भी 25 मिलेंगे, यानी 25 और 25 50, और 20 नंबर आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे, वो आपका हो गया 70। यानी आप समझ पा रहे होंगे 25 नंबर आपके क्या होंगे, भौतिक से, फिजिक्स से, और 20 नंबर आपके केमिस्ट्री से हो गए। और बड़े भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायो और इन्वायरमेंट से, यानी जीव और पर्यावरण से आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। और मज़ेदार बात बताएं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट अगर रेगुलर ये वीडियो देखते रहेंगे, फिजिक्स आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, आप इतना तैयारी कर लीजिएगा, मैं वादा कर रहा हूँ, इसे गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वेरी सिंपल। आप केमिस्ट्री की बात कर लो, उसमें IUPAC, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें वेरी सिंपल, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप देखेंगे एकदम झूम जाएंगे, इतना ईजी वे में आपको ये बता दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये जो भौतिक ये फिजिक्स है, ये 25 नंबर को आपको आने वाले हैं। और मज़ेदार बात सर ये क्या है कि इस 25 नंबर पाने के लिए आपके बीच में जो चैप्टर हैं, ये ज़्यादा चैप्टर नहीं है। एक तो आपका एक है आपका लाइट, जो लाइट दिया है आपका, एक चैप्टर जो दिया है वो आपका है प्रकाश। मित्रों ये प्रकाश दिया है। प्रकाश के बाद आपको कलरफुल वर्ड पढ़ना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं रंग बिरंगा संसार, यानी रंग बिरंगा संसार, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब अगली बात अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत के बारे में स्टडी हम लोग कर लेंगे, विद्युत वगैरह है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वाला जो आता है वो आपका आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम लोग कह सकते हैं चुंबकत्व ना, ऐसे नाम के चैप्टर्स को हम लोग स्टडी करें।
तो आप देख पा रहे हैं ये आपके 4 चैप्टर हैं फिजिक्स में, 4, यानी आप ऐसे भी आंकड़ा लगा लो 4 चैप्टर। अब 4 चैप्टर में जानते हैं अपना अपना एक ये होता है कि ये चीज़ आएगा, टीचर को ये अनुभव हो जाता है, इतना साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि लाइट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा आपको, जो कह दूंगा भैया इसको ज़्यादा केयर करो, ये आएगा वो आएगा। और रंग बिरंगा संसार जब पढ़ाऊंगा आपको, कलरफुल वर्ड्स, तो ये इसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि ये चैप्टर में क्या आते हैं। इसमें खास करके सबसे बड़ी बात होती है दृष्टि दोष। इसमें हम लोग जो है कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारी बात पढ़ेंगे। मैं आप बता रहा हूँ चुटकी बजा के आप एकदम इजी वे में इसको समझ लोगे, ये छोड़ दीजिए। इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये कब होता है, और इसको होने से हो क्या जाता है, प्रतिबिंब बनता कहाँ है, मानव नेत्र क्या है, कचाप ध्रुव क्या है, तो सारी टॉपिक इसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में प्रिज्म वगैरह में अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म, ये सारी चीज़ें आपको, प्रिज्म एंगल, ये सारी चीज़ आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगी। अगली बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका होता है विद्युत होता है, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ भी हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, इजी वे में समझेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फिजिक्स की बात हो गई। तो फिजिक्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। अब मित्रों अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आप सभी को सबसे पहले आप सभी को यही पढ़ने के लिए मिलता है केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन, और ये पढ़ेंगे। और या तो रिएक्शंस, इसमें रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के, यहाँ हम इस चैप्टर में अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक, इसी में हमको आपको पढ़ना होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, और ये संयोजन कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। और इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिटी वगैरह पढ़ते हैं, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। तो ये सारे टॉपिक इसी में हमको आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगली बात अगर मैं आपसे करूं तो आपका अगला जो चैप्टर आपका है, तो मित्रों जो चैप्टर 2 केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एसिड, बेस और साल्ट ना, बेस और साल्ट के बारे में आपको स्टडी कराया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में हम लोग भरपूर स्टडी करेंगे। और एक चैप्टर और था जो कट गया है, उसमें बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना था, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आप लोग को समझना था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करना था, यानी जिसे हम लोग कहते हैं धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करना था। ठीक है, चलिए अगला बात अगर हम बात करें तो आपका बाबू आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह इसी में पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन, IUPAC, नॉमेनक्लेचर, ये सारे टॉपिक को इसको कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ये देखिए आपका हो गई पूरी केमिस्ट्री की बात, यानी आपने फिजिक्स को समझ लिया, केमिस्ट्री को समझ लिया। अब बात ये आता है कि टॉपिक वाइज टॉपिक इसको कैसे कवर किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, कैसे बढ़िया मार्क्स आ पाएँ। आपसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एकदम टेंशन ही हटा दीजिए। आप केवल लगातार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जो फेयर बनाए हैं, जो नहीं भी बनाए बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेथड और तरीके से आपको ये सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। अब ये बहुत जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, 2-4 वीडियो हमारी ये सब फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है ना कि इसको अच्छे से समझ के हमें टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी टॉपिक छूटे ना, आराम से इजी वे टाइम टू टाइम हर सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट हमको लेके चलना है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा, डिराइवेशन है क्या 1-2 ठो, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक को समझेंगे। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, साइंस की तैयारी कैसे करनी है। अब बायो की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ प्रोसेस और जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद में जो है कि नियंत्रण संग्रह, ये तो थोड़ा सा इसको काट दिया है। उसके बाद में लास्ट में जो आता है तो वो आपका आ जाता है आनुवंशिकता, है ना। उसमें पढ़ाया जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। तो वो बात होगी। एनवायरमेंट में बायोगैस, एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि मतलब कौन कौन सी रिसोर्स हैं एनर्जी के, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे कैसे ऊर्जा
हमें मिल जाएगा। कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? हाँ, ये सौर ऊर्जा क्या है, सौर पैनल क्या होते हैं, पवन चक्की क्या होता है, कौन सी एनर्जी कहाँ मिलती है, इसके बारे में हम लोग मित्रों क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें सीखने के लिए मिलेंगे। हम लोग परमाणु बम के बारे में भी पढ़ेंगे, एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है, कितना खतरनाक है, और नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ये सब में मिला के आपको स्टडी करनी है। तो मैंने साइंस की पूरी बायोडाटा बता दिया, ये आपका सिलेबस है, आपको इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और भैया कुछ लोग कह रहे हैं सर फिजिक्स में कुछ कटा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर तो कोई नहीं कटा है, चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे हीडिंग है जिसको काट दिया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उस चैप्टर के अंदर जाइएगा ही, तो उसको पूरा पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर तैयारी रहेगी तो भविष्य में आपको काम ही देगा। तो ये चीज़ नहीं देखना है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में काट के छोड़ दो, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने ही हैं। बायोलॉजी में 1 से 2 चैप्टर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे चैप्टर आपको बायोलॉजी में भी पढ़ने हैं, एनवायरनमेंट में भी पढ़ने हैं। तो आप लोग तो सिलेबस आपको पता होगा क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने। तो ये साइंस की पूरी बायोडाटा हो गई। इस तरह हम मार्क्स कैसे गेन करेंगे, कैसे इसको तैयारी करें। और कुछ स्टूडेंट खास बात ये बता दें, अब हम फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं तो फिजिक्स की बात कर लें सर आपके बीच में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी एक काम करेंगे, बहुत अच्छा। आपका जो इस बार एग्ज़ाम कराया जाएगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका कराया जा रहा है, यूपी बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में होगा क्या, यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको खंड अ और खंड ब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक खंड अ बनाया है, एक खंड ब बनाया है। भैया खंड अ में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब पूछे जाएंगे। जो मॉडल पेपर अभी अभी जारी हुआ है, क्वेश्चन बैंक भी जो बच्चे लिए सबको यही मिला होगा। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे, 1 से लेकर 20। अच्छा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कैसे हो? अरे यार मैं कह रहा हूँ टीचर जो साइंस का लेक्चरवा देता है उसको दिमाग में रखे जाओ, ऑटोमेटिक तैयार। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, उसका सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिंपल से तैयार, वेरी इजी। केवल जो टीचर बोले बड़े ध्यान से सुनिए, जितना ध्यान से आप सुनिएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतना बढ़िया से इजी वे में आपका तैयार हो जाएगा। अगली बात सर क्या है, खंड ब की बात कर लीजिए। खंड ब में होगा क्या, खंड ब में जो 20 से इसके ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप सभी को, अब यहाँ चलिए बात हो गई। अब आते हैं सर पास होने के लिए क्या करना होगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में जो पास होने का तरीका है वो आपको मात्र 23 नंबर लाने ही होते हैं। 23 मार्क्स आया आप पास हो गए। क्यों? 23 + 30 नंबर प्रैक्टिकल, यानी आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 53 नंबर, और आप आराम से 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न में पास हो जाएंगे। 2nd डिवीज़न आराम से पास हो जाएंगे, आपको उसमें मार्क्स मिल गए। ये तो पास होने का बता रहे हैं 23 नंबर। अब सोचिए अगर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव करा रहा है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव की भी अच्छी खासी तैयारी कर ली तो 20 नंबर तो आपका ये हो ही गया। और आप 2, 5, 7 नंबर 10 नंबर नहीं कर पाएंगे, दुर्भाग्य नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो भी कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बढ़िया चला गया, अब पास होने का उम्मीद और बढ़िया बढ़ गया। लेकिन किनके लिए? जो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे बढ़िया से, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बैंक बढ़िया आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। पहले आपको 23 नंबर चाहे जैसे लाना ही पड़ता था, चाहे सर पीटी चाहे कपार पीटी, आपको 23 नंबर लाना ही था। नहीं लाते थे फेल हो जाते थे। तो ये पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया इतना लाना है। और इसके अच्छे मार्क्स आने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या है ना, कि उसको पूरा फिजिक्स का अलग फिजिक्स का बनाए हैं तो उसका टाइम टेबल बना लीजिए। इसको टाइम टेबल में ऐसे ऐसे पढ़ना है। अगर उसी टाइम टेबल के अनुसार आप चलिएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप एकदम ईजी वे में सब कुछ एकदम रट लेंगे। तो देखिए फिजिक्स शुरू कर रहे हैं आप। ये फिजिक्स जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सर भौतिक, भौतिक का नाम दिया गया।
ये ना फिजिक्स कहाँ से जन्म लिया? फ्यूसिस शब्द से। कोई आपसे सर पूछे तो आप बताइए सर फ्यूसिस शब्द से, हाँ वर्ड से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर। और आप सभी बच्चे यहाँ जानते हैं कि नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति। याद रखना, नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति। मैंने आपको बताया कि फिजिक्स को भौतिक कहते हैं, और फिजिक्स जो हुआ वो फ्यूसिस शब्द से जन्म हुआ है, और फ्यूसिस से ही आया नेचर, और नेचर को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकृति। प्रकृति बोलते हैं यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति, प्रकृत और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। वैज्ञानिक यानी समझा रहे हैं, रुको जरा समझो। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं सुनिए पहले, है ना, कुछ लोग कहते हैं हमको तो यही आज तक समझ में नहीं है। समझा करो, है ना, आप पढ़ा ना करो, फील किया करो। आप जब वही क्यों रट लोगे तो भूल जाओगे, समझ जाओगे तो आपको भी कभी भविष्य में किसी को समझाना होगा तो आप आसान इजी वे में समझा सकते हो। देखो सर प्रकृति क्या है और प्राकृतिक क्या है? प्रकृति समझ में आया तो प्राकृतिक आराम से समझ में आएगा। जैसे अगर भैया हम वाटर की बात कर लें, पानी की बात कर लें, तो पानी के लिए अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं आई है जो बना रही हो। साइंस ने क्या कहा, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा, पानी की अभी ऐसी हमारे पास कोई इंजन नहीं आई है कि डायरेक्ट आप उसमें कुछ सामान डालिए पानी निकाल देगा, ऐसा नहीं है। पानी और बड़ी बात यह है कि पानी का अध्ययन कैसे किया गया कि बताया गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जब ये वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है प्राकृतिक, और इसका अध्ययन किया गया वैज्ञानिक, तभी तो ये क्या हुआ फिजिक्स, तभी ये फिजिक्स माना गया। अब बहुत लोग कहेंगे पानी कैसे बनाया जाता, बहुत कहेंगे कि भागीरथी जी लाएं, वो तो धार्मिक चीज़ हो गई, वो तो बगल कर दीजिए साइड में। इस साइंस और उनमें अलग अलग, भले आपके दोनों को तर्क अलग एक ही लग रहे हों, लेकिन वो कहेंगे अलग। अब जैसे साइंस कभी आत्मा मानती ही नहीं। साइंस कहती है, आप लोग पढ़े होंगे, तेरही उरही की कार्ड आती है ना, निमंत्रण का उसमें लिखा रहता है नैनम चिंदन्ति पावक, कुछ ऐसा लिखा रहता है संस्कृत में श्लोक। और संस्कृत में जो श्लोक लिखा रहता है, उस संस्कृत के श्लोक का अर्थ कभी आपने समझा है? अब उसमें लिखा रहता है कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये 5000 साल पहले कहा गया। साइंस कहता है कि ऊर्जा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है। अब बताइए, इधर साइंस से पूछा गया आदमी जब मरता है तो क्या निकलता है, तो साइंस ने कहा एनर्जी निकल जाता है, आदमी मर जाता है। और किसी से पूछा जाए तो कहेंगे आत्मा निकल गया, आदमी मर गया। ये अंतर होता है। ये दोनों के भले ही एक ही पहलू हों, दोनों का कहने का, दोनों का जाके रास्ता एक ही हो, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। सब साइंस के स्टूडेंट यही होते हैं। जैसे गांव में हल्ला हो जाए कि कोई साधु आया है और वो क्या कर रहा है, कपूर लेकर आग लगा दे रहा है, तो साइंस वाला बच्चा बिल्कुल ना माने कि मैं नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा तभी मानूंगा। इसका मतलब यही है फिजिक्स, साइंस। और कुछ लोग कहेंगे हाँ हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो तो कर सकते हैं। अब तो आ गया है, मार्केट में भी बिक रहा है, देखिएगा सोडियम होता है। सोडियम ऐसा चीज़ होता है जो पानी में जलता है, सोडियम पानी में जलता है। और अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ, हवा में जलता है सर। ऐसे बहुत बहुत फर्जी टाइप के ओझा लोग चल रहे हैं ना कि उसे खरीद लेते हैं। मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए लड़का लाया, तो उसके यहाँ किराना स्टोर था। कहा सर देखिए यही आते हैं, चोरी से लेके जाते हैं। हमने कहा वाह देखिए। कुछ लोग कहते हैं सर अंधभक्त क्या है, अंधभक्ति क्या है, अंधविश्वास क्या है। सर देखिए, आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए, ये भक्ति है।
ये हमारे कर्तव्य है और आप जो करते हैं अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म पे होना ही चाहिए। हर बच्चों को अच्छे सब धर्म का सम्मान भी करना चाहिए सर, है ना, सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो आप दर्शन करते हैं, ये अच्छी बात है सर। लेकिन अब आप यहाँ आ जाइए पीछे। जैसे आप नई बाइक लीजिए, कोई कहे कि मार्केटवा से 2 चुनरी लेके बांध दीजिए, हो ये क्या हो गया? अंधविश्वास। वही मैं किसी मंदिर में दर्शन कराने के लिए जाता, फिर बाइक वहाँ रहती तो वहाँ से लेकर चुनरी बांध देते, वो बात ठीक थी। लेकिन अब उसको हम क्या करेंगे? अगर अब वही जो है कि मार्केट से मनमानी ला के लगा दें, वो क्या होगा? अंधभक्त, अंधविश्वास। यही अंधविश्वास है, यही लोग समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। सबसे पहले उसमें फंसती हैं महिलाएं ही, महिलाएं सबसे पहले। और महिलाएं जब फंसेंगी तो पढ़े लिखे जितने भी मतलब मेल में हैं, जेंडर मेल में हैं, वो भी क्या बेचारे उनकी मुट्ठी में है, वो भी फंस जाते हैं। इतना पैसा देखिए आप, 2 रुपया 2 ही जगह जा रहा है। एक तो दवाई में जा रहा है, एक तो ओझाई में जा रहा है। एकदम ज़बरदस्त 2 ही जगह पैसा खूब जा रहा है। और आप देखिए कितना बढ़िया। अभी देखिए एक अभी IAS वगैरह या एक और कोई भी आए तो उनके लिए इतनी व्यवस्था नहीं की जाएगी जितनी व्यवस्थाएं इनके लिए की जाती हैं। इतना सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जो धरती है ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ देखिए बड़े बड़े संत जो कहीं दूसरे देश के हैं, यहाँ इंडिया आते हैं, भारत आते हैं। ये भारत आते हैं यहाँ क्योंकि यहाँ संतों की बहुत सम्मान होती है। तो होना भी चाहिए, संतों का बहुत सम्मान होना चाहिए और सबके हृदय में सम्मान होना चाहिए। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास में दोनों में डिफरेंट होता क्या है। मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताया। साइंस और आर्ट ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सर, लेकिन दोनों को अर्थ जाके एक तरफ मिल जाएंगे। दोनों को अगर अर्थ आप देखिएगा तो दोनों का अर्थ जाके एक तरफ मिल जाएंगे। ये मज़ेदार बात होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। द फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी नेचुरल और नेचुरल थिंग्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। द फिजिक्स फादर नेम इज सर आइजैक न्यूटन। बट आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए, फिजिक्स को 2 ब्रांच में बांट दिया गया। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, एक होता है क्लासीफाई या हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स माने होता है चिरसम्मत भौतिकी। और अगर मैं बात करूं कि मॉडर्न भौतिकी का क्या मतलब है, तो ये होता है आपका आधुनिक। आधुनिक भौतिक के नाम से जाना जाता है। और ये आधुनिक भौतिकी जो आपका होता है, ये आधुनिक भौतिकी, इसके जो फादर हैं ये अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरे रूल और नियम को ही बदल दिया। आप पढ़ेंगे, बीच में चर्चा हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप एक छोटा सा बात समझिए। आज भी देखेंगे जो महान महान साइंटिस्ट थे उनकी ब्रेन को रखा जाता है, उनको रखा गया है, म्यूजियम में रख देते हैं कि देखने के लिए लोग आएंगे, उनको बताया जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये ब्रेन है, कितना IQ लेवल है, IQ लेवल इतना तेज कैसे हुआ। ये सारी चीज़ देखने के लिए भेजा गया। हमारे यहाँ गणितज्ञ रामानुजाचार्य थे, आर्यभट्ट जी थे, जैसे महान महान लोग थे। इनकी IQ लेवल इतनी तेज थी ना, पढ़ा रहे अपने टीचर को ही फंसा देते थे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ लेते थे, टीचर रात क्या 1 महीना भी बिता दे उसका आंसर नहीं दे सकता। ये माइंड है, जो माइंड में ऑटोमेटिक अपने आप से क्वेश्चन आता है सर, वो वास्तविकता यही है कि ये IQ लेवल तेज होने का सबसे बड़ा लक्षण होता है, दिमाग को तेज करने का। और आज के जनरेशन में, युवा जनरेशन में सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं भोजन में क्या ले रहा हूँ, ये मुझे खाना चाहिए, फ़ायदा करेगा नुकसान करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी को अपने शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रेन को एकदम केंद्रित करके रखना है और हमारे दिमाग और कोई एंटीवायरस ना जाए। तीसरी बात क्या होती है, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। बड़ों को संस्कार दीजिए, बड़ों को प्यार दीजिए, बड़ों को हमेशा सम्मान दीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। ये 3 चीज़ें हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप जानिए।
अपनी बिजली क्या है आपको काम पता नहीं, समझ में आता। घर का काम मेहनत करिए, मस्त खाइए, अरे मस्त पढ़िए, मस्त सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनियादारी से क्या मतलब है आपको, आपको पढ़ाई से मतलब है सर। कौन से भी आप बीवी बच्चे वाले हो गए, एकदम फ्री माइंड में रहिए, खूब पढ़िए। जो मज़ा पढ़ाई में आता है वो और कहीं मज़ा है ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको डेली समझाता हूँ कि मेहनत ज़्यादा करिए। ये फिजिक्स की लैंग्वेज मैंने आपको बताया, ये सारी फिजिक्स की बात हो गई। तो ये टॉपिक आप समझिएगा, अगर ये सारी चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। हम लोग कहते हैं ना, साइंस को फील किया जाता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।